Hi guys and welcome back to the channel दीपक यादव एजुकेशन। वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स डिस्कशन। तो गाइज आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो शुभारंभ करते हैं, बट उससे पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, उसके थ्रू आप मेरे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच सकते हो। अगर आप लोगों को इस तरीके से फिर भी यह चैनल नहीं मिल पाता है तो एक और बहुत सिंपल सा तरीका है, डायरेक्टली टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, आपको ये मेरा चैनल मिलेगा। यहाँ पर कनेक्ट कर कर आप लोग डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर भी जा सकते हो, सर्च बॉक्स में अगेन टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन, ये प्रोफाइल मिलेगा। कनेक्ट कर कर यहाँ पर भी आप मुझसे अपनी सारी क्वेरीज को पूछ सकते हो। देन आज के डिस्कशन को एक नई तरीके से स्टार्ट करेंगे। आज है 1 जुलाई 2022। वैसे ये जो करंट अफेयर का वीडियो है ये एक दिन पहले मैं अपलोड कर देता हूँ यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कवर कर पाएँ। हालांकि इस करंट अफेयर के वीडियो को पहले मैं मॉर्निंग में अपलोड किया करता था तो बर्डन बहुत हो जाता था, करंट अफेयर का वीडियो कवर करो फिर द हिंदू का वीडियो कवर करो। इसी वजह से इस वाले वीडियो को इवनिंग में शिफ्ट कर दिया गया था, तो एक दिन पहले आपको ये वीडियो मिल जाता है। तो आज से एक नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, एक नया महीना स्टार्ट हो रहा है। आपको क्या करना है, पूरी तरह से अपनी प्लानिंग करनी है। मैं हमेशा से ही एक चीज़ के ऊपर फोकस करता आया हूँ, या जब भी मैंने आप लोगों को बताया है कि स्ट्रैटेजी के बारे में, तो हमेशा एक पॉइंट के ऊपर फोकस किया है, वो है प्लानिंग के ऊपर। अपने इस पूरे महीने की प्लानिंग कर लेना कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, पूरा का पूरा शेड्यूल तैयार कर लेना, क्योंकि जब तक एक प्लानिंग नहीं होगी तब तक यहाँ पे पता नहीं चलेगा आप किस रास्ते पर जा रहे हो और कहाँ जाके फटने वाले हो। तो हमेशा प्लानिंग लेकर चलनी है। आज ही बैठकर अच्छे से पूरा शेड्यूल कर लेना कि हाँ मुझे पूरे महीने क्या क्या कवर करना है, मुझे लक्ष्मीकांत के इतने चैप्टर्स कवर करने हैं, डेली करंट अफेयर मेरा चलेगा ही, प्लस ये बुक से मुझे इतना कुछ कवर करना है, ठीक है, ये वाला सब्जेक्ट मुझे पूरा करना है। और इस टारगेट को रोज़ाना देखना यार कि हाँ मैं इस टारगेट को प्रॉपरली अचीव कर सकूँ, ठीक है ना। इसको अचीव करने के लिए जी जान लगा देना, प्लस आप जो डेली बेसिस पर टारगेट रखते हो उसको भी लेकर चलना है, और रात में सोने से पहले उसको भी कवर करना है। अब कहोगे इतना मोटिवेशन आएगा कहाँ से इतना कुछ कवर करने के लिए? देखो यार यूपीएससी है ये, यहाँ पे मोटिवेशन ऊपर नीचे होता रहता है। और मोटिवेशन में पहली बात अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो पर्सनली मैं ज़्यादा बिलीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मोटिवेशन से ज़्यादा आपको जो हेल्प करेगा लाइफ के अंदर वो होगा डिसिप्लिन, और साथ ही साथ यहाँ पर कंसिस्टेंसी। ये चीज़ आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगी। अगर आप किसी भी चीज़ के अंदर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ में काम करते हो तो मोटिवेशन की डेफिनेटली कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी तब आएगी जब आपने यहाँ पर सेट कर रखा है यार मुझे ये करना ही करना है, यूपीएससी मुझे करना ही करना है, तो इसके लिए जी जान लगा दो, पूरी तरह से पढ़ाई करो यार। 1-1.5 साल की यहाँ पे पढ़ाई रहने वाली है, फिर उसके बाद में जब आप लोग क्रैक करोगे तो उसके बाद में मौज ही मौज रहने वाली है, उसके बाद तो एंजॉय करोगे ही ना। तो इतना तो यहाँ पर आपको सोच के चलना है। तो इसी वजह से यहाँ पर एक मोटिवेशन के साथ में आज स्टार्टिंग की है कि आप लोग पूरे मंथ तैयार रहो। और देखो एक बड़ी सोच रखना बिल्कुल भी गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है। आप यहाँ पर बड़ा सोचो और अपने आप में बिलीव करो, और वो चीज़ डेफिनेटली यहाँ पर हो पाएगी, आप उसको अचीव कर पाओगे। बट करना क्या है, प्लानिंग तो कर लेते हैं चीज़ों की हम लोग, शेड्यूल तो बना लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। ये सभी के साथ होता है कि हम सोच लेते हैं यार ये करना है, लेकिन उसको लागू करना लाइफ के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे ये चीज़ सीख जाओगे वैसे ही लाइफ के अंदर सक्सेस मिलना स्टार्ट हो जाएगा। डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी आएगी, अपने आप ऐसे हो जाओगे कि मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप उस चीज़ के प्रति हैबिचुअल हो जाओगे कि हाँ यार मुझे ये वर्क करना है, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने ये सारी बातें बहुत अच्छे से दिमाग में डाली हैं। तो इस महीने पूरी एनर्जी के साथ में आप लोगों को अपनी प्लानिंग कर कर और पूरा का पूरा जो भी टारगेट रखना है उसको अचीव करना ही है हर हाल में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे जो लाइक का बटन उसको दबा देना। आज का जो हमारा टारगेट है अगेन 2K+ लाइक्स का रहने वाला है। तो यह है आज का सबसे पहला और एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। देखो सॉल्ट सेक्टर के अंदर बहुत सारे क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं, सॉल्ट सेक्टर के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर क्रिएट हो रही हैं। तो मैं आपको समझाऊंगा सॉल्ट सेक्टर क्या है, इंडिया के लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस हम लोग यहाँ पर समझेंगे क्या क्या प्रॉब्लम्स करेंट टाइम पर निकल कर आ रही हैं। सॉल्ट सेक्टर मतलब ये आप पूरा नमक वाला सेक्टर देख पाओगे जहाँ पे हम लोग नमक की खेती करते हैं।
इस आर्टिकल को कहाँ पे कवर किया गया है, द हिंदू ने डिटेल से इसको कवर किया है। जो सॉल्ट सेक्टर के अंदर क्राइसिस है, इसकी वजह से गुजरात के अंदर लगभग 5 लाख लोग बुरी तरह से अफेक्ट हो चुके हैं। 5 लाख लोगों की ज़िंदगी का सवाल है यहाँ पर। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर पाओगे। अब इशू क्या है, पहले हम इसको समझते हैं। देखो, इशू यह है कि करेंट टाइम पर इंडिया के अंदर जो हमारी सॉल्ट इंडस्ट्री है, जहाँ पे नमक का प्रोडक्शन किया जाता है, वो बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रही है। खासकर इस इंडस्ट्री के अंदर जो फार्मर्स वर्क करते हैं, जो किसान भाई सॉल्ट की खेती करते हैं, वो स्पेसिफिकली बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। इसमें पता है सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है कि इनको अच्छे से दाम नहीं मिल पा रहा है। यानी इन फार्मर्स को जो दाम मिलना चाहिए था नमक का, वो नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप कह सकते हो एमएसपी इनको, यानी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, वो नहीं दी जाती है। तो फार्मर्स इसी चक्कर में बहुत लो प्राइस फेस कर रहे हैं, बहुत कम दाम इनको मिल पाता है, क्योंकि यहाँ पर इस पूरे सेक्टर में, सॉल्ट सेक्टर में मिनिमम सपोर्ट प्राइस का कोई भी प्रोविज़न नहीं है। अब मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, इसको भी आगे मैं आपको बताऊँगा। तो इस प्रकार से आपने देखा होगा, ये नमक की खेती होती है, समुद्र से निकालते हैं, है ना, जिसको हम लोग सी सॉल्ट बोलते हैं। प्लस रॉक सॉल्ट भी होता है जो कि चट्टान से निकाला जाता है। पिंक सॉल्ट भी होता है, आपने देखा होगा, जो हिमालयन सेक्टर से निकाला जाता है। वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। पहला क्वेश्चन ये आता है कि हम लोग सॉल्ट सेक्टर के बारे में इतनी चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो, सॉल्ट सेक्टर की पोजीशन इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? तो ये इसमें से 4-5 पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना। सबसे पहली चीज़, जब हम लोग बात करते हैं पूरे वर्ल्ड लेवल पर, पूरे दुनिया में, तो पूरे दुनिया में भारत जो है तीसरे नंबर पर आता है सॉल्ट के प्रोडक्शन के मामले में। पहले नंबर पर आता है यूएस, दूसरा आता है चाइना और तीसरे नंबर पर आता है हमारा महान भारत। अब हमारे देश में जितना भी सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है, उसमें से 70% सॉल्ट का प्रोडक्शन जो होता है वो होता है सी सॉल्ट, यानी जो समुद्र से हम लोग निकालते हैं। अब जो सी सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पे होती है भारत के अंदर? गुजरात में, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा, ये ओडिशा कर लेना, वेस्ट बंगाल, गोवा और साथ ही साथ आपको राजस्थान भी देखने को मिलेगा। अब इन स्टेट में से भी कौन सा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा सॉल्ट का प्रोडक्शन होता है? तो उसका आंसर है गुजरात। गुजरात हर साल लगभग 28.5 मिलियन टन्स के आसपास नमक का प्रोडक्शन करता है, जो कि हमारे देश का 80% हो गया। आप इमेजिन कर सकते हो कि हमारे कंट्री में मान लो 100% का सॉल्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें से 80% तो सिर्फ और सिर्फ गुजरात की साइड से ही आ रहा है। और इसी चक्कर में गुजरात के अंदर ऑब्वियस ही बात है, जब सॉल्ट का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो बहुत सारे फार्मर्स भी काम कर रहे होंगे, बहुत सारे फार्मर्स उसको ग्रो कर रहे होंगे। तो इसी वजह से यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि गुजरात के अंदर ही स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं फार्मर्स, ठीक है ना। यही चीज़ यहाँ पे द हिंदू ने कवर की है। ये तो हम लोगों ने डेटा देखा इंडिया को लेकर। अब बात करते हैं दुनिया भर में। देखो, जब हम लोग बात करते हैं पूरे दुनिया की, तो पूरे दुनिया में जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो लगभग करेंट टाइम पर 200 मिलियन टन्स के आसपास का देखने को मिलेगा, जो कि लगातार बढ़ भी रहा है। क्योंकि जो सॉल्ट का यूज़ है, ये तो हम लोग खाने के लिए इस्तेमाल तो करते ही हैं, खाने के साथ साथ और भी अलग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए, प्लस यहाँ पे नॉन एडिबल पर्पज़ के लिए भी, यानी कि जहाँ पे आप कह सकते हो कि कोई भी खाने की चीज़ ना हो। मतलब कि सॉल्ट का यूज़ हम लोग कंजम्पशन के तौर पर करते हैं, लेकिन नॉन कंजम्पशन एक्टिविटीज़ के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि हम लोग सर सॉल्ट को कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि यहाँ से भी प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन बन सकता है। तो मेथड्स क्या है सॉल्ट के प्रोडक्शन का? सबसे पहला मेथड आता है सोलर इवेपोरेशन मेथड। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं आपको पहले ये डेफिनेशन रीड करके बता देता हूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन करूँगा। सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन जो है is typically the capturing of salt water in shallow ponds where the sun evaporates most of the water। अब होता क्या है, यहाँ पे आप कह सकते हो जो ये सॉल्ट वाटर है, मान लो यहाँ पर होता क्या है, देखो सॉल्ट वाटर प्रोडक्शन के अंदर हम लोग देखते हैं कि जो एक सॉल्ट वाटर है, यानी कि ऐसा पानी जिसके अंदर नमक है, ठीक है, खारा पानी, जो कि नेचुरल अकरिंग है। इसको कहाँ से निकाला गया है? उसको समुद्र से निकाला गया है, झील से निकाला गया है, रिवर से निकाला गया है, जहाँ पे भी खारा पानी है, ठीक है। इस वाटर को हम लोग एक पॉन्ड में रिमूव कर देंगे, एक पॉन्ड के अंदर डाल देंगे। अब क्या होगा, उस पॉन्ड में डालने के बाद में उस पानी को सुखाया जाएगा। और वो कैसे सूखेगा? सन की लाइट से, यानी कि जो सन की रेज हैं उस पॉन्ड पर पड़ेंगी, पानी सूखेगा। पानी सूखेगा तो लास्ट में क्या बचेगा? जो सॉल्ट है वो हम लोगों को मिलेगा। फाइनल चीज़ क्या मिलने वाली है? सॉल्ट मिलने वाली है। फिर उसकी आगे प्रोसेसिंग की जाएगी, उसकी स्क्रीनिंग की जाएगी, उसमें बहुत सारा कूड़ा करकट होता है, उसको निकाला जाएगा। क्योंकि हमारी खुद
फूड एंड सेफ्टी की कुछ क्वालिटी और स्टैंडर्ड गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना होगा कि उसमें कुछ कंकड़, कुछ माइक्रोप्लास्टिक्स ना हो, तो उसको यहाँ पे अच्छी तरीके से रिफाइन किया जाएगा। रिफाइन का मतलब यह है कि उसमें से जो भी यहाँ पे वेस्टेज वगैरह वो निकाल कर एक प्रॉपर हमें सॉल्ट मिल जाए, हाई क्वालिटी का सॉल्ट मिल जाए। तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोलर सॉल्ट प्रोडक्शन। ठीक है ना, आगे आते हैं। अगला मेथड क्या होता है? अगला मेथड होता है रॉक सॉल्ट माइनिंग मेथड। अब इसमें क्या होता है, देखो बहुत पुराने ज़माने की जो झील हुआ करती थी बड़ी बड़ी, वो झील सूख गई। अब वो झील सूख गई हैं, एंशियंट टाइम के जो हमारे समुद्र हुआ करते थे वो सब यहाँ पर सूख गए। अब सूख गए तो वो एरिया जो है सूखा पड़ा हुआ है, तो वहीं पर क्या की जाती है, माइनिंग की जाती है, खुदाई की जाती है उस नमक को निकालने के लिए। ठीक है, चट्टान बड़ी बड़ी आपको देखने को मिल जाएंगी, वहाँ पर काफ़ी सारा सॉल्ट पाया जाता है। इस प्रकार से आपको बड़ी बड़ी चट्टानें देखने को मिलती हैं, बड़े बड़े माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। तो वहाँ से हम लोग इस सॉल्ट को निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? माइनिंग करके, खुदाई करके। खुदाई करने के लिए काफ़ी सारी मशीन्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्लस यहाँ पे प्रॉपरली पूरा का पूरा एक पिलर्स के थ्रू रूम बनाया जाता है। ठीक है, पिलर्स लगा लगा कर, ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर पूरी सेफ्टी प्रोटेक्शन के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लोसिव्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी एक्सप्लोसिव्स लगा कर उसको विस्फोट करते हैं तो वो चट्टान टूटती है, फिर यहाँ पर इतने बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, इसमें से हम लोग सॉल्ट निकालते हैं। तो एक्सप्लोसिव्स जब यहाँ पे विस्फोट होते हैं तो उसमें काफ़ी बड़ा खतरा ये आता है कि पूरी की पूरी यहाँ पर जो ये गुफा है वो गिर सकती है। तो इसके लिए पूरा का पूरा सपोर्ट बनाया जाता है, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है आपको, बट ऐसा करा जाता है। ठीक है ना, पूरी अच्छी तरीके से यहाँ पर रूम पिलर वगैरह क्रिएट करने के बाद में ही यहाँ पे इस सॉल्ट को निकाला जाता है। तो ये रॉक सॉल्ट माइनिंग हो गया। इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर जो रॉक सॉल्ट माइनिंग है वो बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा जो हम लोग सॉल्ट बनाते हैं वो सी सॉल्ट वाले कॉन्सेप्ट को अपना कर बनाते हैं। बाकी अब हम लोग बात करते हैं कि इस सेक्टर के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, जिसको लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मिनिमम सपोर्ट प्राइस की। देखो, जो इंडियन सॉल्ट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, ये जो ग्रुप आपको देखने को मिलता है, इन्होंने यहाँ पर डिमांड करी है कि हमारा जो सॉल्ट प्रोडक्शन है वो बेसिकली एक एग्रीकल्चरल एक्टिविटी है, तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर लेकर आ जाना चाहिए। तो आप कहोगे क्या जो नमक का प्रोडक्शन है वो करंट टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में नहीं है? तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर नहीं है। तो कौन सी इंडस्ट्री के अंडर में है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड माइंस के थ्रू गवर्न की जाती है। तो इनका कहना यह है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर में इसको लेकर आया जाए और इसके बाद यहाँ पर इसके ऊपर यानी कि हमारे नमक के प्रोडक्शन के ऊपर एमएसपी दी जाए। क्योंकि आपको पता होगा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। आपने पीडीएस सिस्टम के बारे में सुना है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इस सिस्टम के थ्रू क्या होता है कि जो सरकार है यानी कि हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, किसान भाइयों से यानी कि फार्मर से सस्ते दाम में, चीपेस्ट रेट में यहाँ पे क्या करती है, जो फूड वगैरह वो परचेज़ करती है, खासकर अनाज परचेज़ करती है। अनाज परचेज़ करने के बाद में ये चीज़ आपके घर तक राशन के फॉर्म में पहुंचाई जाती है, या और भी सस्ती पहुंचाई जाती है, 2 रुपये 3 रुपये पर किलो के ग्राम के हिसाब से यहाँ पे पहुंचा दी जाती है। तो ये हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है। लेकिन जब फार्मर से हमारी सरकार इन अनाज को परचेज़ करती है तो फार्मर्स को इसके बदले में एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। तो इससे फार्मर्स को ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। फार्मर्स को पता है कि सरकार इतना तो हमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस देगी, तो इससे यहाँ पे फार्मर्स का लाइवलीहुड आराम से चलता रहता है। ठीक है ना। तो आज के टाइम पर एमएसपी के अंदर टोटल कितने एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताना। तो हुआ क्या है, बोला जा रहा है कि सॉल्ट को भी एमएसपी के अंडर में लेकर आया जाए, ताकि जो सरकार है जब इसको खरीदे तो किसान भाइयों को ज़्यादा कोई टेंशन रहे ना, और ये लोग आराम से जो है यहाँ पर बिना टेंशन फ्री अपना जो प्रोडक्शन है वो करते रहें, और इनको एक एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार से मिलता रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इंडिया के अंदर मैंने आपको बताया कि जो भी हम लोग सॉल्ट का प्रोडक्शन करते हैं वो माइनिंग से बहुत कम किया जाता है, हालांकि हम लोग समुद्र से ज़्यादा निकाल कर करते हैं। ठीक है ना। तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होता है, जब समुद्र से ज़्यादा निकाल कर करते हैं, समुद्र के पास में यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, तो कभी कभी यहाँ पर अनसीजनल रेन हो जाती है, यानी कि आप कह सकते हो कि सीज़न नहीं है बारिश का, फिर भी यहाँ पर बारिश हो गई है या बाढ़ आ गई है, तो इसकी वजह से इनकी खेती का बहुत नुकसान होता है, तो इनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस तक यहाँ पर नहीं मिल पाता। तो डिमांड है यहाँ पर फार्मर्स की कि हमें एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलना चाहिए, यानी सॉल्ट को मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंदर में लेकर आया जाए। तो ये चीज़ यहाँ पर पहले प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। दूसरा प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये फार्मर्स हैं जो कि सॉल्ट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं, इनको वेजेस बहुत कम मिल रही हैं। ठीक है, और इनकी जान को भी काफ़ी बड़ा खतरा है।
इस सेक्टर में काम करते करते बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट होने लगते हैं। हमने देखा था मोरबी के अंदर क्या हुआ, पूरी की पूरी माइन कोलैप्स हो गई, दीवार गिरने की वजह से 12 वर्कर्स की जान चली गई थी। ऐसे इंसिडेंसेस लगातार देखने को मिलते रहते हैं। तो इसी वजह से डिमांड यह है कि इनको एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगा तो काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने इस चीज़ को भी समझा है। अब क्वेश्चन यह है कि सरकार का क्या रोल देखने को मिलता है हमारी सॉल्ट इंडस्ट्रीज़ के डेवलपमेंट की तरफ। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो कि नोट डाउन करने वाली है वो यह है कि जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो हमारा एक सेंट्रल सब्जेक्ट है। यानी कि जैसे आपको पता होगा हमारी अलग अलग लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट है, कंकरेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है। तो ये जो सॉल्ट है बेसिकली वो यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। यूनियन लिस्ट के अंदर 58 नंबर का आइटम है ये, यानी हमारी केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बनाती है। अब ये जो यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ये सब आपको 7th शेड्यूल के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद में जो हमारी सरकार है, इन्होंने सॉल्ट इंडस्ट्री को डी लाइसेंस कर दिया था बहुत पहले ही। यानी सॉल्ट के ऊपर पहले काफ़ी सारे लॉज वगैरह हुआ करते थे, है ना, काफ़ी सारे प्रोविजंस यहाँ पर देखने को मिला करते थे, उन सबको डिलीट कर दिया गया और इसको इंडस्ट्री को डी लाइसेंस कर दिया गया है। अब इस पूरे के पूरे सॉल्ट इंडस्ट्री को देखने के लिए एक सेपरेट नोडल एजेंसी आपको देखने को मिलती है जो कि यहाँ पर इसको मेंटेन करती है। लेकिन लोगों की डिमांड यह है कि हमारे पास एक मिनिमम वेज होना चाहिए, एक सोशल सिक्योरिटी हम लोग को मिलनी चाहिए ताकि हमारी जॉब सिक्योर रहे, हमें कुछ पैसा मिलता रहे, ताकि हम लोग यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर प्रॉपरली काम करते रहें। क्योंकि सरकार अभी सॉल्ट इंडस्ट्री के ऊपर फोकस नहीं कर रही है और नहीं करेगी तो आने वाले टाइम पर फार्मर्स सॉल्ट इंडस्ट्री से बाहर निकलेंगे और देश में सॉल्ट क्राइसिस देखने को मिल सकता है। आई होप आप लोगों को एक क्लैरिटी इस पर्टिकुलर आर्टिकल के रिगार्डिंग मिल गई है। आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। चर्चा की जा रही है राजस्थान का जो मेनार वर्ल्ड विलेज है, ठीक है, ध्यान रखना, मेनार वर्ल्ड विलेज, जहाँ पे चिड़ियाँ बहुत सारी पाई जाती हैं। तो इसको यहाँ पे वेटलैंड बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। अगेन द हिंदू न्यूज़पेपर ने इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया था। तो उदयपुर के अंदर ये बर्ड विलेज है, मेनार बर्ड विलेज, इसको यहाँ पर वेटलैंड डिक्लेयर किया जाएगा। इस आर्टिकल को मैंने बता दिया, जीएस पेपर 3 से रिलेट कर सकते हो। इशू क्या है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। पहली चीज़, ये एक वेटलैंड है। तो वेटलैंड होता क्या है? तो वेटलैंड एक बड़ा सा लैंड है जो कि पानी से कवर है। नाम से ही पता चल रहा है वेटलैंड, जहाँ पे वाटर से कवर्ड एक लैंड देखने को मिलता है। वेटलैंड का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, अभी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा भी था। जैसे बड़े बड़े जो वेटलैंड्स, बड़े बड़े आपको एरियाज़ देखने को मिल जाते हैं, यानी हमारी मार्शेस, रिवर, झील, ठीक है, नदियाँ, ये सारे यहाँ पर वेटलैंड्स हैं। तो बड़े बड़े जो वेटलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं, इनका काम क्या है? फ्लड को रोकने का। ज़्यादातर पानी ये लोग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद इन वेटलैंड्स का एक बहुत बड़ा रोल देखने को मिलता है। अगर हम लोग बात करें पूरे दुनिया भर में, तो लगभग 1 बिलियन के आसपास जो लोग हैं वो इन वेटलैंड्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं। प्लस दुनिया के अंदर जो ज़्यादातर जानवरों की प्रजातियां हैं, बर्ड्स हो गए, उसके बाद और भी बहुत सारे वाटर एनिमल्स हो गए, वो 40% के आसपास की दुनिया भर की जानवरों की प्रजातियां वो इन वेटलैंड्स के अंदर पाई जाती हैं। प्लस वेटलैंड के अंदर से हम लोग फूड भी निकालते हैं, ऑब्वियसली बात है, मछली वगैरह है, वो सब यहाँ पर एज अ सोर्स ऑफ फूड कहलाएगा। उसके बाद काफ़ी सारे रॉ मटेरियल्स निकाला जाता है, मेडिसिन वगैरह के पर्पज़ से लिए भी वेटलैंड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर आता है एक पीटलैंड। तो मतलब पीटलैंड को भी हम लोग वेटलैंड की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। ये पीटलैंड क्या होता है समझाऊंगा। अगर हम लोग बात करें पीटलैंड, तो 30% जो हमारे लैंड बेस्ड कार्बन है वो पीटलैंड के अंदर ही स्टोर है। पीटलैंड क्या होता है? कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, ये भी वेटलैंड की एक कैटेगरी है। और इस वाले ज़मीन के अंदर क्या होता है? बहुत सारा कार्बन होता है जो कि कोयले के अंदर पाया जाता है। तो आप कहोगे क्या अगर हम इस मिट्टी को खोद के निकालें, यानी इस पीट को अगर हम लोग निकाल रहे हैं, तो क्या एज अ एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं, बिजली जनरेट कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। कुछ एरिया में बहुत मतलब मिनिमम मात्रा में बिजली भी जनरेट की गई है। तो ये भी इसका एक इम्पॉर्टेंस है। आप देखोगे ये है पूरा का पूरा पीट लैंड। इसको इस तरीके से यहाँ पे खोद कर इसमें से ये पीट निकाली जाती है। जैसा आप देख पा रहे होंगे ये पीट निकाल ली गई है और इस पीट का इस्तेमाल कई सारी जगह पर किया जा सकता है। यानी कि आप घर में जलाकर कुकिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। प्लस बहुत सारी जगहें जहाँ पर स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करी गई है इसको जलाकर। तो ये बेसिकली एक एनर्जी का सोर्स है और वेटलैंड का प्रकार है। तो इस वजह से आप कह सकते हो वेटलैंड का ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस देखने को मिलता है। साथ ही साथ में वेटलैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टूरिज्म के तौर पर। लोग घूमने आते हैं अलग अलग झीलों पर। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रोमिनेंट झील आपको देखने को मिल जाती हैं जहाँ पर दुनिया भर से बहुत सारी जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यानी कि बर्ड्स जो हैं वो उड़कर आती हैं
और यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए विजिट करती हैं। तो लोग जो भी यहाँ पे बर्ड्स लवर हैं वो घूमने आते हैं उस एरिया में, और अच्छी तरीके से जब घूमने आएंगे तो वहाँ पे टूरिज़्म बढ़ेगा, उस एरिया में पैसा खर्चेंगे तो ओवरऑल उस एरिया का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब बात करते हैं हम लोग मेनार वेटलैंड के बारे में, जिसको एक वेटलैंड डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। तो मेनार गांव के अंदर, जो उदयपुर के अंदर है, जहाँ पे अभी बवाल भी चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, मेनार गांव के अंदर आपको 2 झील देखने को मिलती हैं। वो 2 झील कौन कौन सी हैं? एक है ब्रह्मा और दूसरा दंद। ये दोनों ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर साल माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए। माइग्रेटरी बर्ड्स कौन सी होती हैं? जो कि अलग अलग देशों से उड़कर आ रही हैं। तो बहुत सारी जब बर्ड्स उड़कर आती हैं तो इंडिया में इस ब्रह्मा और दंत इन दोनों झील पर बैठती हैं कुछ समय के लिए। तो इसी वजह से ये दोनों वेटलैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और इन्हीं कारण की वजह से जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि मैनार बेसिकली एक वेटलैंड की तरह इसको डिक्लेरेशन मिल जाना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे और क्या बोला गया, ये जो यहाँ पे आपको 2 झील देखने को मिलती हैं, यहाँ पे बहुत सारी जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। लगभग 150 से ज़्यादा अलग अलग लोकल और माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रजातियाँ पाई जाती हैं विंटर सीजन के अंदर। इनमें कौन कौन सी बर्ड्स होती हैं? तो जैसे ग्रेट फ्लेमिंगो हो गया, वाइट टेल्ड लैपविंग, पेलिकन, मार्श हैरियर, उसके बाद बार हेडेड गूज, कॉमन टील, ये सारी अलग अलग प्रकार की जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पे आती हैं। फिर उसके बाद में जो बर्ड लवर्स होते हैं, यानी जिनको चिड़िया से काफ़ी प्यार है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो सब यहाँ पर इन एरिया को विजिट भी करते हैं। अब जब इन एरिया को विजिट करने के लिए बाहर से भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना, तो इसी वजह से उस एरिया का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है। तो इन दोनों एरिया को बेसिकली एक वेटलैंड डिक्लेयर करने के बारे में चर्चा की जा रही है। आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया है। उदयपुर का जो वर्ल्ड विलेज है सेट टू बी डिक्लेयर्ड अ वेटलैंड, क्योंकि होगा क्या, जब उसको वेटलैंड डिक्लेयर कर देंगे तो एक प्रॉपर प्रोटेक्शन दिया जाएगा उसको, उस एरिया के अंदर एक प्रॉपर डेवलपमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। बाकी राजस्थान में आपको और भी बहुत सारे वेटलैंड्स देखने को मिलते हैं जो कि रामसर साइट की तरह डिक्लेरेशन मिल चुका है, यानी कि वो एक रामसर साइट है। तो राजस्थान के अंदर 2 वेटलैंड्स हैं जिनको रामसर साइट की तरह रिकग्नाइज किया गया है। एक है क्योलादेव घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट, दूसरा सांभर सॉल्ट लेक देखने को मिलेगा जयपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये चीज़ें आपसे वनडे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। रामसर साइट अगर किसी चीज़ को हम डिक्लेयर कर देते हैं, क्योंकि ऐसी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है, तो रामसर साइट एक बेसिकली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की तरह है। अगर किसी भी वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर कर देते हैं तो उस एरिया को प्रॉपरली प्रोटेक्शन दी जाती है। बहुत सारी जो प्रजातियां हैं वो करेंट टाइम पे क्या होता है, इंडिया के अंदर आती हैं, यानी जो बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं बहुत सारी वो इंडिया के अंदर उड़कर आती हैं। खासकर आप देखोगे तो इंडिया जो है वो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के अंडर में आता है। ये जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ज़रूर से ध्यान रखना, क्योंकि ये जो ग्रीन वाला एरिया है, इस ग्रीन वाले एरिया में आपको इंडिया भी देखने को मिलता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ देखने को मिलती हैं, रशिया भी देखने को मिलता है। तो इस ग्रीन वाले पूरे के पूरे एरिया को हम लोग सेंट्रल एशियन इंडियन फ्लाईवे बोलते हैं। ऊपर से बहुत सारी जो बर्ड्स हैं वो उड़ती हुई इंडिया के अंदर आती हैं। फिर ये जो ब्लू वाला एरिया है इसको हम लोग ईस्ट एशियन ऑस्ट्रेलियन फ्लाईवे के नाम से जानते हैं। ये भी अगेन ऊपर से लेके इंडिया का कुछ हिस्सा कवर करके ऑस्ट्रेलिया तक जाता है। तो बर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक उड़कर आती हैं। फिर ये आता है पिंक वाला एरिया वेस्ट पैसिफिक फ्लाईवे, तो इसको भी ध्यान रखना है, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न एरिया को कवर करता है। ठीक है ना, तो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है, जिसमें 30 कंट्रीज़ के आसपास कवर होती हैं, इंडिया भी कवर होता है। इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ अलग अलग देशों से उड़कर आती हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल वाटर हेसेंथ के बारे में चर्चा करता है। इसको भी आप लोग जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से रिलेट कर सकते हो। मुझे लग रहा है आज एनवायरमेंट स्पेशल वीडियो होने वाला है, काफ़ी सारे आर्टिकल्स एनवायरमेंट से ही रिलेटेड निकल कर आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर हेसेंथ एक ऐसा टर्म है जो कि लगातार 2 सालों से चर्चा में है, तो क्वेश्चन बन सकता है। अगेन द हिंदू का आर्टिकल है। अब यहाँ पे चर्चा क्या की जा रही है मैं आप लोगों को समझाता हूँ। इशू यह है कि वेस्ट बंगाल के अंदर हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत सारी झील के ऊपर ये वाटर हेसेंथ, यानी कि पानी के ऊपर, नदियों के ऊपर ये वाटर हेसेंथ बन जाता है। इस प्रकार से बहुत सारे प्लांट हो जाते हैं। ये वीड प्लांट है। वीड प्लांट मतलब अनवांटेड प्लांट, इनकी ज़रूरत नहीं है, ये उस एरिया को नुकसान ही पहुंचा रहे हैं। तो यही इसको रिमूव करने के ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो वाटर हेसेंथ को लेकर कुछ प्रीलिम्स फैक्ट्स हैं, ध्यान रखना। जैसे वाटर हेसेंथ का साइंटिफिक नेम क्या है, वो है एकॉर्निया क्रैसिपस मार्ट। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा चर्चा में है।
तो ये जो वाटर हेसिंथ है ये बेसिकली एक एक्वेटिक प्लांट है, यानी पानी के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार से ग्रो करता है, पूरे साउथ एशिया में खासकर इंडिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रो करता है। लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बना हुआ रहा है सबके साथ में। ये प्रॉब्लम क्यों बना है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये भी जान लो ये जो प्लांट है ये हमारे देश का खुद का नहीं है, इसको लाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। उसके बाद में धीरे धीरे ग्रो करना स्टार्ट हुआ। इसमें से यहाँ पे एक बैंगनी कलर का फ्लावर भी निकलता है, जैसा आप लोग पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे। कुछ इस प्रकार से सीन बन जाता है। और ये जो वाटर हेसिंथ है ये कुछ टाइम बाद पूरे एरिया को कवर कर देता है, पूरे यहाँ पे वाटर को ढक देगा, ये पूरे वाटर को ढक देगा। तो इससे बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बहुत सारे इश्यूज़ यहाँ से निकल कर आते हैं। सबसे पहली चीज़ ये अनवांटेड है, यानी कि यहाँ पे इसका कोई इतना यूज़ नहीं है, प्लस लोग नहीं चाहते ये ग्रो हो। ठीक है, इसका नुकसान बहुत ज़्यादा पता है क्या देखने को मिलता है, अगर ये पूरी तरह से ढक देगा इस पूरे एरिया को, इसके अंदर कितनी सारी मछलियाँ होंगी और भी बहुत सारे जानवर होंगे, तो क्या होगा, प्रॉपर जो सनलाइट है यानी सूर्य की किरणें पानी तक नहीं पहुंच पाएंगी, पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, सफोकेशन होने लगेगा नीचे यहाँ पे जानवर को, वो जानवर मरने लगेंगे। तो ये यहाँ पर इसका एक बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिलता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में ये मैंने आपको बता दिया। तो आप कहोगे इसको हटाया जा सकता है, बिल्कुल हटाया जा सकता है, लेकिन पता है इसको हटाने के लिए हमें लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मजदूरों की, और वो जो लेबर है वो काफ़ी सारा पैसा मांगते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ये कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी कारण की वजह से वाटर हेसिंथ यहाँ पर एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम बना हुआ है हमारे इकोसिस्टम के लिए। हालांकि यहाँ पर सिर्फ नुकसान ही नहीं है, 2-3 इसके फ़ायदे देखने को मिलते हैं, लेकिन फ़ायदे कम नुकसान ज़्यादा है। इसी वजह से इसको एज अ प्रॉब्लम कंसिडर किया जाता है। अगर हम लोग इसके इंपॉर्टेंस के बारे में चर्चा करें तो ये जो प्लांट है इसको हम लोग बायो फर्टिलाइज़र की तरह यानी खाद की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। प्लस ये जो प्लांट है इसके अंदर कुछ यहाँ पे आपको जैसे कि फाइटो रेमिडिएशन स्पीशी की तरह इसको देखते हैं। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ताकत है कि ये बहुत सारी जो टॉक्सिक है, बहुत सारे जो जहरीली चीज़ें हैं, बहुत सारे जो हैवी मेटल्स है पानी के अंदर, उसको ये अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको रिमूव कर देता है। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंस सा देखने को मिलता है। बट मैंने जैसा बताया कि इसके फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान है। लेकिन इसी नुकसान को पिछले साल आप देख पाओगे, 2021 का आर्टिकल है, पिछले साल यहाँ पर इसको एक फ़ायदे में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी। मतलब ये एक तरीके से वेस्ट है, एक कूड़ा है, तो इस वेस्ट से वेल्थ यानी पैसा जनरेट कैसे कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर इन 2 वेमेन ने ये काम करके दिखाया था। असम की ये दोनों वेमेन हैं। इन्होंने क्या किया, इस वाटर हेसिंथ से यहाँ पे इस प्रकार से मैट्स को बनाया। मैट्स मतलब चारपाई को बनाया, योगा मैट को बनाया। ठीक है ना, तो आप लोग देख पाओगे इसके बारे में यहाँ पे एक ऑथर ने आर्टिकल भी लिखा हुआ था। वेविंग योगा मैट्स को बनाया गया है इन वेमेंस के थ्रू। तो यानी कि जो ये वेस्ट है इससे वेल्थ जनरेट की गई है। तो आपसे कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए, इंटरव्यू में पूछा जाए, जो वाटर हेसिंथ है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, तो आप लोग एज एग्जाम्पल यहाँ पे पुट कर सकते हो। असम की 2 वेमेन है जिन्होंने यहाँ पर मैट बनाए हैं वाटर हेसिंथ से। क्लियर हो गया। आगे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आने वाले टाइम पर इसके ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स पब्लिश होने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस आर्टिकल को डिटेल से कवर किया है। तो ये जो परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट है ये साल 2019-20 की है, ध्यान रखना। और इस रिपोर्ट के अंदर ऑब्वियसली बातें सारे डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया है। किस किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितनी बेटर एजुकेशन है उस चीज़ को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें राजस्थान ने इस लिस्ट को टॉप किया और सेकंड नंबर पर पंजाब है। इस आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर 2 से रिलेट कर सकते हो। सिलेबस के अंदर आपको टॉपिक देखने को मिलेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड इंटरवेंशंस और साथ ही साथ एजुकेशन का टॉपिक। इशू क्या है, तो पहली चीज़ तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने मिलकर ये पहली बार इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया है। ठीक है, ध्यान रखना, पहली बार तो 2018-19 के अंदर इस परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स को रिलीज़ किया था, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे ये रिपोर्ट बेसिकली 2019-20 की है, जो कि इस साल रिलीज़ करी गई है। तो जून 2021 के अंदर जो हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर चर्चा की थी कि हाँ हम लोग इस प्रकार से इस इंडेक्स को लेकर आएंगे, और इसके बारे में यहाँ पर उस समय अनाउंसमेंट किया गया था, बट अभी फ़िलहाल 2022 में इस रिपोर्ट को रिलीज़ कर दिया गया है। नाउ जैसे मैंने आपको बताया ये PGID है, यानी एक इंडेक्स है, परफॉर्मेंस ग्रेड इंडेक्स। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा की जाएगी, खासकर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्कूल्स की कैसी परफॉर्मेंस रही है उसको लेकर यहाँ पे चर्चा की जाती है। तो ये इंडेक्स किस चीज़ के बारे में है, ये इंडेक्स बात करता है स्कूल एजुकेशन सिस्टम की परफॉर्मेंस को लेकर। अब
इस स्कूल इंडेक्स के अंदर ये सारा डेटा कहाँ से लेकर आया होगा? तो ये सारा डेटा हम लोग ऑलरेडी अलग अलग रिपोर्ट्स के अंदर कलेक्ट करते हैं, जैसे नेशनल अचीवमेंट सर्वे, इसके बारे में मैंने आपके साथ में रिसेंटली चर्चा की है। फिर यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस हो गया। तो ये अलग अलग रिपोर्ट्स आती हैं, तो यहीं से डेटा उठाकर इस इंडेक्स को तैयार किया गया है। तो इस इंडेक्स की क्या क्या मेथोडोलॉजीज होती हैं, पहले हम इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, अलग अलग कैटेगरीज को बांटा जाता है। बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने जैसा बोला कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कि स्कूल की एजुकेशन किस प्रकार से है उसको देखा जाता है। तो क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं, तो स्कूल के अंदर देखा जाता है कितना इफेक्टिव क्लासरूम है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी हैं, स्कूल के अंदर बच्चों के लिए सेफ्टी कितनी है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को लेकर क्या किया जा रहा है, डिजिटल लर्निंग के मामले में स्कूल के अंदर क्या क्या काम चल रहा है, उस वहाँ पे जो गवर्नेंस प्रोसेस है वो कैसा है। इन सारी चीज़ों के बेसिस पर स्कूल की एजुकेशन को लेकर यह रिपोर्ट तैयार की जाती है, ठीक है ना। अब जब रिपोर्ट तैयार करते हैं तो इसमें अलग अलग ग्रेड्स को बांट दिया जाता है, मतलब आप कह सकते हो कि अलग अलग फेस को बांट दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ग्रेड होता है उत्कर्ष क्लास ग्रेड, मतलब जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जिस स्कूल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है वो उत्कर्ष क्लास में आएगा, जिसने टॉप परफॉर्म किया है। उत्कर्ष क्लास का मतलब यह है कि जिस स्कूल के अंदर 81 to 90% उसने स्कोर किया है। फिर उत्कर्ष ग्रेड के बाद में सेकंड ग्रेड आता है अति उत्तम, जिस भी स्कूल ने 71 से लेकर 80% के आसपास ग्रेड हासिल किया उसको हम लोग अति उत्तम क्लास के अंदर डालते हैं। तीसरा यहाँ पर ग्रेड आता है उत्तम ग्रेड, जहाँ पे 61 से लेकर 70% के आसपास का यहाँ पे स्कोर गेन किया होगा। फिर आता है प्रचेष्टा 1 और प्रचेष्टा 2। फिर बिल्कुल सबसे जो लोवेस्ट ग्रेड आता है वो आता है आकांक्षी 3। जो आकांक्षी 3 है मतलब यह है कि जिस भी स्कूल ने 10% के आसपास का स्कोर किया है उसको डाला जाता है, मतलब कि बिल्कुल लोअर ग्रेड के अंदर। अब अगर हम लोग को बात करते हैं कि कौन कौन से बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं और कौन कौन से लोवेस्ट परफॉर्मर रहे हैं, तो बेस्ट परफॉर्मर में 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आते हैं। राजस्थान ने टॉप परफॉर्म किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वो 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं। सीकर, ये राजस्थान का सीकर है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा झुंझुनू, देन जयपुर। ये उत्कर्ष ग्रेड के अंदर डाले गए हैं। उत्कर्ष ग्रेड के अंदर मैंने आपको बताया कि मतलब इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो एजुकेशन है स्कूल के अंदर वो 91 से लेकर मतलब 91% के आसपास तक का आपको देखने को मिलेगा, तो इसकी वजह से टॉप पर हैं। तो राजस्थान यहाँ पे टॉप पर है क्योंकि राजस्थान के लगभग 24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से कैटेगराइज किया गया है। राजस्थान के बाद पंजाब, गुजरात और केरला देखने को मिलेगा, जिसके सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे इस रिपोर्ट के अंदर अच्छी रैंक के साथ में स्टैंड किए हैं। बाकी लोवेस्ट परफॉर्मर्स कौन कौन से हैं, तो लोवेस्ट परफॉर्मर में जब आप देखोगे तो यहाँ पे असम का डिस्ट्रिक्ट आता है साउथ सलमरा, उसके बाद मंकाचर, देन उसके बाद नॉर्थ गारो हिल्स, ठीक है, मेघालय और त्रिपुरा के कुछ अलग अलग एरियाज़ आते हैं। और उसके बाद कुछ 12 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जहाँ पर आप कह सकते हो कि उनका एक सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी अति उत्तम या उत्तम के अंदर नहीं है, मतलब सिंगल डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम इतना बेहतर नहीं है। जैसा बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखंड आपको ये देखने को मिल जाएगा, जिनका एक भी डिस्ट्रिक्ट अति उत्तम या उत्तम वाले कैटेगरी के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पता लगा सकते हैं, हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि प्रोग्रेस अब की बार किस प्रकार से रही है, क्योंकि ये रिपोर्ट 2018-19 में भी आई थी, अब 2019-20 की भी इस साल रिलीज़ कर दी गई है। तो दोनों का कंपैरिजन किया गया। दोनों के कंपैरिजन के तौर पे पता ये चलता है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ चुके हैं। 2018-19 में बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स को यहाँ पे ये टैग मिला हुआ था या फिर बहुत कम डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन अब की बार ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, ये हम लोग देख पा रहे हैं। प्लस डिजिटल लर्निंग के कैटेगरी के अंदर बढ़ावा मिला है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ बढ़ी है, तो मतलब ओवरऑल एक इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी एजुकेशन सेक्टर में और भी बहुत सारे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स यहाँ पे चलाए जाते हैं, वो कौन कौन से हैं इसको भी ध्यान रखना है। जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गया, उसके बाद समग्र शिक्षा हो गया, मिड डे मील स्कीम, एकलव्य मॉडल स्कूल, ये सब यहाँ पे सरकारी इनिशिएटिव हैं जो कि एजुकेशन को प्रमोट करने का काम करते हैं। नाउ आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं आज के। यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंडिया स्टेट सपोर्ट प्रोग्राम फॉर रोड सेफ्टी। भारत के अंदर रोड सेफ्टी किस प्रकार से देखने को मिलती है, इसको लेकर चर्चा की गई है। मैं आपको बताऊंगा ये आर्टिकल क्यों है चर्चा में। द हिंदू ने इसको अगेन कवर किया है। ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली $250 मिलियन तक ये जो लोन है ये अप्रूव कर दिया रोड की सेफ्टी के लिए।
मतलब वर्ल्ड बैंक हमें ये पैसा दे रहा है ताकि हम अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा सकें, रोड की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सकें। इस आर्टिकल को अगेन आप लोग जीएस पेपर 2 और 3 दोनों से रिलेट कर सकते हो। ये टॉपिक्स आपके को सिलेबस में देखने को मिल जाएंगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, इंक्लूसिव ग्रोथ, ये सारे टॉपिक्स प्रेजेंट हैं। तो इशू क्या है, समझ लिया कि वर्ल्ड बैंक ने अभी $250 मिलियन का एक लोन अप्रूव कर दिया है जो कि भारत के रोड सेफ्टी के लिए खर्चा जाएगा। पहली चीज़ तो हमें प्रीलिम्स के लिए पढ़ना यह है, ये वर्ल्ड बैंक है क्या आखिरकार। देखो, जो ये वर्ल्ड बैंक है इसका हेडक्वार्टर आपको वॉशिंगटन डीसी के अंदर देखने को मिलता है। वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था 1944 के अंदर। एक कॉन्फ्रेंस हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ध्यान रखना, तभी यहाँ पर इस वर्ल्ड बैंक को बनाया गया। जब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इस कॉन्फ्रेंस के दौरान 5 इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया था। 5 इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं? एक है IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका काम यह है कि जो लो इनकम कंट्रीज़ हैं, मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ग्रोथ की तरफ काम करना, उनको कुछ पैसा प्रोवाइड करवाना। एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया IDA, दैट इज़ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। देन IFC बनाया गया, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ICSID बनाया गया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। फिर मीगा बनाया गया, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये सारे इंस्टीट्यूशन साथ में बनाए गए थे। लेकिन जब हम लोग स्पेसिफिकली वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो वर्ल्ड बैंक इन 2 इंस्टीट्यूशन से मिलकर बना हुआ है, IBRD और IDA। ये दोनों साथ में मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाते हैं। क्लैरिटी मिल गई है? ये मैंने डेटा यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है ना। अब यही चीज़ें जो भी आपको पिक्चर के थ्रू कवर करवाई गई हैं वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा। करेंट टाइम पर वर्ल्ड बैंक के अंदर आपको 189 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। नोट डाउन करने वाली बात यह है कि इंडिया भी इसका मेंबर है। प्लस वर्ल्ड बैंक बहुत सारे रिपोर्ट्स को पब्लिश करता है, जैसे कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर मेंबर्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस साल भी पूछा गया था, और रिपोर्ट्स को लेकर भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये रिपोर्ट्स कौन पब्लिश करता है। तो ध्यान रखना, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक के थ्रू पब्लिश की जाती है। इसके 5 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया। इन दोनों को मिलकर यहाँ पे वर्ल्ड बैंक बनाया जाता है। अब आते हैं आगे। हुआ क्या, वर्ल्ड बैंक ने अभी $250 मिलियन अनाउंस कर दिया है। 18 साल का मैच्योरिटी पीरियड रहेगा, यानी कि 18 साल प्लस 5.5 का ग्रेस ईयर रहेगा। इतने टाइम बाद हम लोग वर्ल्ड बैंक को ये लोन चुका सकते हैं। अब जो भी पैसा आएगा ये रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लगाया जाएगा। लेकिन ये पैसा कहाँ कहाँ पर खर्चा जाएगा? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल पर खर्चा जाएगा। इसका एम यह है कि हम लोग रोड एक्सीडेंट्स को कम कर सकें, रोड सेफ्टी को बढ़ा सकें, वेमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है रोड सेफ्टी सेक्टर के अंदर उसको बढ़ा सकें। अब ये ऐसा क्यों बोला? क्योंकि इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट्स को लेकर सिनेरियो कुछ अच्छा नहीं बताते हैं। यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स को लेकर डेटा ये बोलता है कि इंडिया रोड एक्सीडेंट्स की वजह से काफ़ी सारी चीज़ें सफ़र कर रहा है। इसी को लेकर थंबनेल के अंदर आपने देखा होगा, ये सारे पिक्चर्स मैंने लगाए हुए थे। तो बोला जाता है रोड क्रैशेस जो हैं ये डायरेक्टली इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर बुरा असर डालते हैं। लगभग इंडिया की जो GDP है उसका 5 to 7% यहाँ पर उसको नुकसान पहुँच रहा है इन रोड क्रैशेस की वजह से, रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। ऑफिशियल जो सरकारी डेटा है वो यहाँ पर ये बोलता है कि हर साल रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया के अंदर लगभग 1.5 लाख के आसपास लोगों की जान जाती है और 4.5 लाख के आसपास जो लोग हैं वो इंजर्ड होते हैं। उसके बाद जो मतलब विक्टिम्स हैं वो ज़्यादातर आपको 18 से 60 साल के बीच में देखने को मिल जाएंगे। अब होता क्या है, किसी की जान गई है तो उसके घर वालों के ऊपर काफ़ी बर्डन पहुंचता है, ठीक है, और उसके घर वालों के ऊपर बर्डन ऑब्वियस सी बातें पड़ जाएगा। एक तो पहली बात तो उसको ठीक करना, देखो वो बर्डन नहीं है एक चीज़, तो उसको ठीक करवाने के लिए पैसा खर्चना पड़ेगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर इंसान नहीं बचता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया काफ़ी सारे लोगों की जान चली जाती है। अब होता क्या है, उसी व्यक्ति के ऊपर यहाँ पर उसकी पूरी की पूरी फैमिली डिपेंडेंट थी, तो इससे यहाँ पर क्या होता है, उस पूरी फैमिली को बुरी तरह से सफ़र करना पड़ता है। फिर वेमेन को बाहर निकल कर कमाना पड़ता है, तो उससे और प्रॉब्लम्स वो फैमिलीज सफ़र करती हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट्स की वजह से इंडिया में देखने को मिल रही हैं। नाउ इसी वजह से रोड की सेफ्टी को बढ़ाने के लिए सरकार ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स स्टार्ट किए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाओगे हमने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर काफ़ी सारे वादे कर रखे हैं। हमने यहाँ पे अपना 2030 तक का टारगेट कर रखा है कि 0 रेट फैटलिटीज़ होंगी, यानी 2030 तक हम ऐसा कर देंगे कि रोड एक्सीडेंट्स की वजह से किसी की भी डेथ नहीं होगी। प्लस इंटरनेशनल लेवल पर भारत ने ब्राज़ीलिया डिक्लेरेशन को साइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे हमने अगेन एक कमिटमेंट कर रखा है कि हम लोग फैटलिटीज़ को, यानी जो रोड एक्सीडेंट्स में जान जा रही है उसको कम करेंगे। प्लस मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट देखने को मिलेगा, ये 2019 का अमेंडमेंट एक्ट है। इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए थे,
चेंजेस ये करे गए कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो ट्रैफिक रूल्स का वोलेशन करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी चार्ज की जाएगी, ठीक है ना, या फिर डिफेक्टिव व्हीकल चलाता है तो भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी, या फिर बच्चा जो है वो एक तरीके से लीगल एज में नहीं है गाड़ी चलाने के लिए और वो ड्राइविंग कर रहा है तो भी पेनल्टी चार्ज की जाएगी। यानी ओवरऑल हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं इस अमेंडमेंट के थ्रू कि एक्सीडेंट्स को रोका जा सके, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये आर्टिकल ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे चर्चा की जा रही है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के बारे में। तो ये क्यों है चर्चा में, तो आप देख पाओगे इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि अभी 26 जून को हम लोग ये दिन मनाते हैं या फिर इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है। तो हर साल 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो इस साल भी ऑब्जर्व किया गया। अब यहाँ पे हमारा फोकस ये है कि हम लोग दुनिया भर से जो ये ड्रग्स का कंजम्पशन है इसको हम कम कर सकें, इसीलिए हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व भी करते हैं। और इस दिन को ऑब्जर्व करने का बेसिकली थीम भी यही है कि हम लोग यहाँ पे लोगों के प्रति बता सकें ये जो ड्रग्स हैं इससे कितना ज़्यादा नुकसान होता है। अगर हम लोग इसका इतिहास देखें तो 7 दिसंबर 1987 की बात है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ही डिसाइड किया था कि हम लोग 26 जून को इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग की तरह ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ पे हमारा गोल यह रहने वाला है हम लोग सोसाइटी को ड्रग्स फ्री बनाने वाले हैं। इसका इंपॉर्टेंस ये निकल कर आता है कि हम लोग दुनिया भर को ड्रग फ्री बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ड्रग्स की वजह से बहुत सारे लोगों की जान जा रही है, बहुत सारे लोग ड्रग्स की चपेट में आ रहे हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए इंडिया ने बहुत सारे अलग अलग इनिशिएटिव्स उठाए, जैसे कि नशा मुक्त भारत अभियान चलाया, नेशनल एक्शन प्लान फॉर ड्रग डिमांड रिडक्शन चलाया, उसका नार्को कोऑर्डिनेटेड सेंटर बनाए, नेशनल फंड टू कंट्रोल ड्रग अब्यूज़, ये सारे इनिशिएटिव्स भारत की तरफ से स्टार्ट करे गए हैं। ये तो इंडिया के इनिशिएटिव्स हो गए। उसी प्रकार से दुनिया भर के ये कुछ इनिशिएटिव्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे नारकोटिक ड्रग्स को लेकर है, साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को लेकर है, ये सारे यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया खुद यहाँ पे सिग्नेटरी है नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट का, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और हर साल क्या होता है, जो यूएन है वो एक वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट और ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स, ये दो चीज़ें भी पब्लिश करता है। तो ड्रग्स को लेकर बहुत अच्छे से रिपोर्ट इंडेक्सेस भी पब्लिश किए जाते हैं, ताकि हमारे पास एक डेटा निकल कर आ सके और हम लोग बता सकें दुनिया भर के अंदर कितने लोग सफ़र कर रहे हैं इस ड्रग्स एडिक्शन से। नाउ अभी जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट आई है 2022 की, इसको लेकर कुछ हाइलाइट्स भी हमारे पास आती हैं। जैसे इंडिया को लेकर चर्चा करता है ये, इंडिया एक ऐसा मार्केट हो चुका है जहाँ पे जो ड्रग्स यूज़र्स हैं वो लगातार बढ़ चुके हैं। इंडिया यहाँ पे दुनिया का एक सिंगल लार्जेस्ट ओपिएट मार्केट देखने को मिलेगा, जहाँ पे ड्रग्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके बाद अफगानिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्री के अंदर भी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। खासकर यहाँ पे जो ओपीएम हो गया या कैनबीज हो गया, भांग धतूरा, इन सब चीज़ों को आप लोग देख पाओगे, ये चीज़ों का जो यूज़ है वो काफ़ी देखने को मिलेगा। इंडिया बेसिकली चौथा लार्जेस्ट नंबर पर आता है, मतलब जहाँ पे हम लोग ओपीएम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग को ध्यान रखना है। 2020 के अंदर हम लोगों ने 5.2 टन्स के आसपास का यहाँ पे प्रोडक्शन किया, वो यहाँ पे चर्चा की जा रही है। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखना, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ओपीएम एक ड्रग्स की तरह काम करता है। बेसिकली यहाँ पे ओपीएम हम लोग अफीम को बोलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओपीएम और ये भांग वगैरह जो है इनको यहाँ पे पूरी तरह से रोका गया है। प्लस इंडिया जो है थर्ड हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मोर्फिन के अंदर भी देखने को मिलता है, यानी कि सॉरी ये यहाँ पे बोला गया प्रोडक्शन नहीं, भारत ने बहुत सारा, मैंने प्रोडक्शन बोल दिया, यहाँ पे सीजर है यानी कि जब्त किया है। हमारे इंडिया में साल 2020 में बहुत सारे केसेस निकल कर आए और उन केसेस के दौरान हमें पता ये चलता है कि हम लोग बहुत सारा जो अफीम है उसको हम लोग जब्त करते हैं, बहुत सारा मॉर्फिन जब्त करते हैं। और इस जब्त के मामले में इंडिया नंबर 1 पर आ चुका है, जहाँ पे बहुत सारा ड्रग्स रिलेटेड जो सब्सटेंस है उसको यहाँ पे सीज़ किया गया है, उसको जब्त किया गया है। क्यों? क्योंकि उनका यूज़ हो रहा था, उसी वजह से यहाँ पर इनको जब्त किया गया। अगर हम लोग दुनिया भर में देखें तो दुनिया भर के अंदर भी ड्रग का जो यूजेज है वो इंक्रीज़ हुआ है। लगभग 284 मिलियंस के आसपास जो लोग हैं जिनकी उम्र 15 से 64 साल है, यानी 15 से लेकर 64 के बीच में, उन्होंने ड्रग्स का इस्तेमाल किया है साल 2020 में। और अगर हम लोग कुछ प्रीवियस 10 साल देखें तो पिछले 10 साल में 26% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोग जो है ड्रग्स की चपेट में फंस रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे दुनिया भर में जो कोकेन की मैन्युफैक्चरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है। कोकेन अगेन एक ड्रग है, तो कोकेन जो है दुनिया भर में बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। 2019 के कंपैरिजन में देखें 2020 में तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ चुका है। कोविड-19 में बहुत सारा कोकेन पकड़ा गया है, ओपीएम पकड़ा गया है, ठीक है। तो यही बातें बताई गई। प्लस विमेन जो हैं वो भी ड्रग्स की चपेट में आ रही हैं।
वेमेन का रिप्रेजेंटेशन भी इस चीज़ के अंदर बढ़ता हुआ चला जा रहा है। वेमेन के पास भी बहुत सारा ड्रग्स पाया गया है। प्लस यहाँ पे वेमेन जो है दुनिया भर की एक जो कोकेन इकोनॉमी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले भी कर रही हैं। जैसे जो कोकेन है उसका कल्टीवेशन हो रहा है, उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, कंज्यूमर्स को बेचा जा रहा है, स्मगलिंग हो रही है, तो वेमेन का यहाँ पे भी रोल काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस ड्रग एब्यूज़ को रोकने के लिए ही यहाँ पर ये 26 जून को हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। इस रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन ये दिया है कि हम लोगों को यहाँ पे नॉलेज बेस इंप्रूव करना चाहिए, बताना चाहिए ये जो अवैध तरीके से ड्रग्स हैं इनसे कितने बड़े चैलेंजेस देखने को मिलते हैं और इनसे कितने बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये रिपोर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। नाउ इसी के साथ करेंगे हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त। आई होप आपने एक एक बात बहुत अच्छे से समझ ली है और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।